हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, मखनिया कुआं, पटना। आज फिर मैं तुम लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ लाइव। आज हम ये आगामी जो नेवी का एग्ज़ाम है सेकेंड फेज, उसके लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच सॉल्व करके बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ये नेवी, एसएसआर और एमआर ये सब जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका फेज 2 का जो एग्ज़ाम देंगे, जो क्वालिफाई किए हैं फेज 1, फेज 2 के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको इस सभी क्वेश्चन के माध्यम से कुछ हेल्प हो जाए, कुछ वो टेस्ट जो होगा वहाँ फेज 2 में उसका तैयारी कर सकते हैं। इस सब के लिए हम तुम लोगों के बीच क्वेश्चन ला रहे हैं। देख लो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि यदि एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x माइनस 1/x का वैल्यू बताना है। ये x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो x माइनस 1/x का वैल्यू बताना है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो बताओ यहाँ से x प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 12, यानी प्लस माइनस 2√3। इसी में टिक कर देना, प्लस माइनस 2√3। क्लियर बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इस फॉर्मूला को यूज करना था। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 4, a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, तो x³ प्लस 1/x के पावर 6 का वैल्यू पूछा है। तो देख लो बच्चों, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 1 प्लस x, बताओ एलसीएम कितना, तो x स्क्वायर प्लस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x का वैल्यू हो गया -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस i√3/। आप लोग बच्चों पढ़े होंगे कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आप लोग पढ़े होइएगा कि ओमेगा का वैल्यू कितना, -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 माइनस i√3/2। क्लियर बच्चों? अब इसी से आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए, x³ प्लस 1/x के पावर 6 का। ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, ओमेगा क्यूब का मान 1, ये सब आप लोग पहले से जान रहे होंगे। तो बताओ यहां से x³ प्लस 1 किस कोई वैल्यू पुट करोगे, ये ओमेगा का पावर 3 प्लस ओमेगा का पावर 6, तो ये 1 प्लस 1 यानी 2 आंसर होगा। 6 भी रखोगे तो वही आएगा, ओमेगा का पावर 6 ओमेगा का पावर, तो 3 का मल्टीपल कुछ भी रहता वैल्यू 1 होता है। मतलब इसमें टिक कर देना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक बच्चों?
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ साइन 35 डिग्री, कॉस 55, 3 कॉस 47 और कॉस 43 डिग्री है। देखो बच्चों, इसको तुम लिख सकते हो 55 को कॉस 90 माइनस 35, और इसको तुम लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 43, ठीक, सॉरी 47। अब बताओ साइन 35 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, यहां कॉस 45। यहां क्वेश्चन में कुछ एरर है, दोनों कॉस नहीं होगा बच्चों, या तो कुछ एक कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा। यहां क्वेश्चन में कुछ एरर टाइप कर दिया गया है। यहां साइन लिख देना बच्चों, क्वेश्चन में एरर था, तो बताओ यहां साइन लिख दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा cos 47, और नीचे भी यहां क्वेश्चन में एरर था, cos 47, ये कैंसिल, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो बच्चों, ये तुमको फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। बस इसी फॉर्मूला पर उसको सेट कर देना है। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री है और साइन 70 डिग्री है। यहां लिख देना है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 10 डिग्री, और यहां साइन 60 प्लस 10 डिग्री। आ गया फॉर्मूला पर, आंसर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, तो थीटा के बदले 10 डिग्री है यहाँ, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, मतलब आंसर हो जाएगा 1/8, यही आंसर हो जाएगा 1/8। क्लियर बच्चों? बस ये फॉर्मूला है। कॉस में भी इसी ढंग से होता है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, तो 1/4 कॉस 3 थीटा, 10 में 1/4 कैंसिल, तो 10 3 थीटा कॉट 3 थीटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो लिमिट में ही फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x वैल्यू कितना होता है, तो 1। खाली ये तुमको चेक करने सिखाए थे कि कब 1 होता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब, इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे तो ये दोनों का वैल्यू 0 आना चाहिए, और सेम टू सेम। तो देख लो पुट करके 2 है, तो 2 रखने पर 2 - 2 0, नीचे भी 0, ये दोनों 0 है, ये सेम टू सेम है, तो डायरेक्ट आंसर कितना लिख देना है 1। इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसी फॉर्मूला से आंसर कितना, तो 1, खाली फॉर्मूला यूज करना है। अगला क्वेश्चन में इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो देख लो फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट है, सम है, तो दोनों का पहले अलग अलग डोमेन निकालना, इसका अलग उसका अलग। तो स्क्वायर रूट का डोमेन का मतलब होता है कि x के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होता है, यहाँ स्क्वायर रूट x के जिस मान के लिए डिफाइन होगा वही तुमको लिखना है। तो बोलो यहाँ स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू, ये इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन -1 से 1 तक, इसका भी डोमेन कहां से कहां तक, साइन इनवर्स x का, तो -1 से लेकर के 1 तक, यानी दोनों में कॉमन भी क्या आएगा, तो -1 से 1, तो वही आंसर लिख देना, -1 से 1 तक।
कि फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक होगा, तो -1 से 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्मेट। इसमें फॉर्मूला पहले जो यूज होगा यहां लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटे x बराबर log a। यहां क्या लिख दोगे, तो लिमिट x टेंस टू अब यहां कॉमन लेके फैक्टर अलग अलग कर देना। दोनों में फॉर्मूला वो वाला यूज हो जाएगा। ये हो गया log 3 फॉर्मूला से, और ये log 2, यहां आंसर हो जाएगा log 3/2। इसी में टिक कर देना log 3/2 में कि इस लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा, log 3/2। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, y बराबर mx प्लस सी बी द टेंजेंट, मतलब ये लाइन इस पाराबोला को टच कर रहा। तो ये सब याद ही रखना है कि यदि लाइन y बराबर mx प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 4ax पाराबोला को टच कर रहा है, टचेज द पाराबोला, तो c इक्वल टू a/m, c इज इक्वल टू a/m। ये सब तुम लोगों के कॉपी में नोट में भी लिखाया होगा कि यदि कोई लाइन y बराबर mx प्लस सी पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax को टच कर रहा है, तो c का वैल्यू कितना होगा, a/m। बस आंसर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सर्कल का सेंटर बताना है। तो ये सब फॉर्मूला भी बहुत आसान से तुमको कॉपी में लिखा हुआ है। सेंटर का फॉर्मूला -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है फॉर्मूला उसका, तो -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, अब -1/2 और y का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5। तो -3/2 और -5/2, इसी में टिक कर देना, -3/2 और -5/2, यही सेंटर हो जाएगा। यहां इस सर्कल का सेंटर बताना है, x-2 x-4 और y-1 y-, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, -4x -2x प्लस 8 और y स्क्वायर -3y -y प्लस 3 इक्वल टू -6x -4y प्लस, तो सेंटर हो जाएगा यहाँ -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। यानी 3 और 2, इसका सेंटर कितना आ जाएगा, 3 और 2। ऐसे डायमीटर वाला भी निकाल सकते हो। डायमीटर के एक छोर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 1 और दूसरे छोर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 1 और दूसरे छोर का 4 और 3। तो डायमीटर का मिड पॉइंट 6/2 3 और 4/2 2, 3 2 में टिक कर देना है। उस ढंग से भी क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ये लाइन दोनों का समानांतर है। तो तुम लोग पढ़े हो कि यदि दो लाइन समानांतर है तो a1/a2 बराबर b1/b2, यही भी कह सकते हो कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप निकाल दो बच्चों पहला लाइन का, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y और दूसरे का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 6/8 इंटू 4, तो 24 यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, तो 3।
दो लाइन यदि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा बराबर पाई है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे, तो देख लो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बहुत तुम लोग बनाया गया है। अल्फा बीटा एक तरफ है, लैम्डा नहीं, तो अल्फा बीटा को एलएचएस में रखे, लैम्डा को आरएचएस सेंड कर दिए। अब दोनों तरफ 10 लगा देना है। तो बताओ 10 अल्फा प्लस बीटा तो 10a प्लस 10b अब बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू ये हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा तो माइनस 10 थीटा, यानी वैल्यू निकल गया इसका 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे 1 माइनस 10 इंटू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 लैम्डा, इसमें टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया कि कैसे बनाना है। 10 2 डिग्री है, 10 3 डिग्री है और 10 87 को 90 माइनस 3 लिख लेना और 88 को 90 माइनस 2 लिख लेना। और 10 90 माइनस थीटा जानते हो तुम लोग की होता है कोट थीटा, ये हो जाएगा कोट 3 डिग्री कोट 2 डिग्री और सबको मल्टीप्लाई कर देना 10 2 डिग्री इंटू कोट, फिर 10 3 डिग्री इंटू कोट 3 डिग्री, इसी ढंग से सब लिखते चले जाना है। तो 1 इंटू 1 मतलब 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1, यही आंसर हो जाएगा इसका 1। 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री 10 87 10 88 सब का प्रोडक्ट कितना आएगा तो 1, इसी को टिक कर देना है। एक्स इस और के घिरे क्षेत्र मतलब इलिप्स का एरिया बताना, इलिप्स का क्या बताना है तो तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए 1 है। तो एरिया ऑफ इलिप्स बराबर कितना तो पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी मतलब ए का मान हो गया वहां पर 5 और बी का मान हो गया 3, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स, बस इसी में हो जाएगा आंसर। कोई भी इलिप्स का एरिया कितना होता है फॉर्मूला पाई इंटू ए बी, तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 25 है और बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए का मान 5 हो गया, बी का मान 3 हो गया, वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इसका एरिया बताना है। मोड एक्स प्लस मोड वाई वहां इक्वल टू 1 छूटा हुआ है, इज इक्वल टू 1 होगा, वहां क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इक्वल टू 1। अब मोड हटाते हैं प्लस माइनस दोनों साइन आता है, यानी तुमको 4 कर्व ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसी चारों से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया बताना है। तो तुम फिगर बना देना पहले, खुद पता चल जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 1 का फिगर, x इंटरसेप्ट भी 1 y इंटरसेप्ट भी 1, इसका फिगर बनाओगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड फिगर। थर्ड बनाओगे तो x0 तो y -1 y0 तो x1, ये हो गया, और इसमें दोनों आ जाएगा, सबका फिगर बन गया। मतलब एक पार्ट का एरिया निकाल के ये भी 1 है, ये भी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको 1 2 3 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। कितना स्क्वायर यूनिट्स 2 स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका आंसर होगा। बस इस चारों का खाली फिगर बना दो, सब ट्रायंगल बनेगा। सब क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है सिर्फ, ओनली। क्लियर। बोलो इसमें तुमको किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, a का पावर 6 b का पावर 4, इसका जनरल टर्म पहले लिख लेना है।
2a प्लस 3b का पावर, तो जनरल टर्म इसका हो जाएगा 10cr 2a का पावर 10 माइनस r और 3b का पावर, 2 का पावर 10 माइनस r, 3 का पावर a का पावर 10 माइनस r और b का पावर r। और इसमें तुमको किसका कोएफिशिएंट पूछा, a का पावर 6 b का पावर 4 का, a का पावर 6 b का पावर 4 का, तो जो यहाँ पावर है इसको 4 कर देते हैं, मतलब r का मान 4 हो गया, तो 10 माइनस r बराबर 6 करोगे तो यहाँ से भी r का मान, तो बोलो r का वैल्यू निकल गया, यहाँ जो जनरल टर्म में r लिखते हो, अब r का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तो 10c4 2 का पावर 6 और 3 का पावर, और 10c4 को तोड़ोगे तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब इस एक्सपेंशन में a का पावर 6 और b के पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन होगा, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल, और 2 का पावर 6 3 का पावर 4 होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो, यहां पर आर्गुमेंट इसका बताना है, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस आई है 1 माइनस, तो यहां पर 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर माइनस, बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1, यहां माइनस माइनस, बोलो एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, तो π/2 होगा, पॉजिटिव है निगेटिव रहता तो 3π/2 लिखता है, या माइनस π/2 लिखोगे, यहां पर कितना आ जाएगा इसका आर्गुमेंट आई का, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, मतलब ये वाला लाइन है, ठीक, तो इसी का आर्गुमेंट कितना, तो π/2 ऊपर वाला पॉजिटिव है तो π/2 निगेटिव रहता तो माइनस π/2 भी लिख सकते हो, 3π/2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बिहार शब्द के अक्षरों को कितना प्रकार से सजाया जा सकता है, बोलो इसमें लेटर कौन कौन है, बी है, आई है, एच है, सारा का सारा लेटर डिफरेंट है, तो 5 डिफरेंट लेटर को सभी को अरेंज करना कितना तरीका से, तो फैक्टोरियल 5 बेस से, सभी लेटर डिफरेंट है, सबको अरेंज करना कितना तरीका से, तो फैक्टोरियल 5 बेस से। ये लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग में फॉर्मूला तुमको पढ़ाए हुए हैं, लॉग को अलग अलग करके लिख सकते हो, लॉग ए बटे लॉग बी, और यहां भी लॉग बी बटे लॉग ए, यहां बी से बी कैंसिल, यहां ए से, यानी के स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1, बस ये फॉर्मूला यूज किए हैं कि लॉग बेस बी टू ए है तो इक्वल टू लॉग ए बटे लॉग बी, एक लॉग को अलग अलग करके दो लॉग में लिख सकते हैं, लॉग ए बटे लॉग बी। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन तुम बाइनोमियल थ्योरम से भी बना सकते हो, ऐसे सिंपल भी चेक कर सकते हो, जो पावर n है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, तो यदि हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 15 माइनस 1 बराबर 0, यदि n का वैल्यू 2 लेते हो तो 256 माइनस 30 और माइनस 1 तो 225, यदि n का वैल्यू 3 लेते हो तो 16 इंटू 16 256 और 256 इंटू 16 ये 96 9 16 25 80 9 89 8 और 16 दूनी 32 8 40 40 196 और माइनस 45 और माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 46 माइनस कर दोगे 40 50, खाली चेक कर लो, बोलो 20 से तो ये नहीं कैंसिल होगा, 10 से 25 से सब कैंसिल होगा, मतलब ये सभी संख्या किससे डिविजिबल है, देख लो 225 से इसको डिवाइड करो तो आराम से डिविजिबल होगा, ठीक, बताओ 1 टाइम्स पहले
225, तो 0 10 में से 2 गया 8 1 0। अब 8 बार में अपना से लगा देना है, 5 8 40 0 और 8 दूनी 16 4 और 16 4 20, देख लो 18 टाइम्स। तो ये 225 से सब डिविजिबल, मतलब कहेंगे कि इस ढंग से जितना भी नंबर आएगा सभी नंबर 225 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम से भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ये लिखा हुआ a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z इक्वल टू है a b c गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x y z किस में है। तो देख लो बच्चों, पहले ये जो लिखा हुआ वो लिख देते हैं कि a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू k मान लेते हैं। तो बोलो a टू दी पावर x इक्वल टू k है, तो log बेस a टू k बराबर x, फिर b टू दी पावर y बराबर k है, तो log बेस b टू k इक्वल टू log c का पावर z बराबर k है, तो log बेस c टू k इक्वल टू, और यहां लिखा हुआ कि ए बी सी ए पी जी पी में है, गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी। तो आप लोगों को पता है कि यदि कोई श्रेणी जीपी में है तो उसके प्रत्येक टर्म में लॉग लगा दोगे तो वो एपी में आ जाएगा। तो यहां जब लॉग लगा देंगे, लॉग बेस के टू ए, लॉग बेस के टू बी और लॉग बेस के टू सी, तो आर इन क्या आ जाएगा, एपी, आर इन एपी। बात समझ गई कि तब किस में होगा, तो एपी में होगा, एपी में है। अब यहां से देखो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो 1 बटे जब लिखोगे तो लॉग बेस ए टू के 1 बटे लॉग बेस बी टू के और 1 बटे लॉग बेस सी टू के आर इन एपी। अब यहां वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, तो आर इन एपी। यहां से वैल्यू पुट कर दिए, यहां से देखो लॉग बेस ए टू के का वैल्यू एक्स, इसका वैल्यू वाई, इसका वैल्यू। अब बताओ इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स वाई जेड, तो आर इन एच पी होगा। इसी में टिक कर देना कि एक्स वाई जेड किस में है, तो एच पी में है। क्लियर बच्चों। देखो लिखा हुआ पी एथ टर्म, क्यू एथ टर्म, आर एथ टर्म ऑफ ए जीपी आर इन जीपी। किसी भी जीपी का पी एथ टर्म, क्यू एथ टर्म और आर एथ टर्म किसमें है, जीपी में है। तो यदि तुम मान लेते हो कि फर्स्ट टर्म बराबर कैपिटल ए और कॉमन रेशियो बराबर कैपिटल आर, किसी भी जीपी का ऑफ गिवन जीपी, ऑफ गिवन जीपी, तो इसका पीमा पद, क्यूमा पद, आरमा पद लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जीपी में है, मतलब टी क्यू बटे टी पी अब बराबर टी आर बटे टी क्यू। बोलो क्यूमा पद ए इंटू आर का पावर क्यू माइनस 1 और ए इंटू आर का पावर पी माइनस 1 और ए इंटू आर का पावर आर माइनस 1 और ए इंटू आर का पावर क्यू माइनस 1। यहां ये कैंसिल, तो बोलो आर का पावर क्या हो गया, क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस, और यहां आर माइनस 1 और माइनस क्यू प्लस 1, यानी हो गया क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू। क्या लिख दोगे, पी क्यू आर आर इन एपी, आर इन एपी, पी क्यू आर आर इन एपी। तो इसमें टिक कर देना कि पी क्यू आर किस में है, तो एपी में है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 3a प्लस 2b अपॉन 5d माइनस आई 3a
माइनस 2b बटे 5d माइनस, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a प्लस आई 3a माइनस आई 5d माइनस 4c और 5d प्लस 4c, 3a प्लस 2b इंटू 5d माइनस 4c, वहां इंटू में है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस आई इक्वल टू 5d प्लस 4c अपॉन 5d माइनस। अब तुम लोगों को याद होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो आ जाएगा 3a अपॉन 2b इक्वल टू 5d अपॉन 4c। क्लियर? कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर को यदि हर को डिनोमिनेटर को अंश में ले जाकर जोड़ते हैं तो नीचे घटाते हैं, ऊपर घटाते हैं तो नीचे जोड़ते हैं, यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। तो यहां लिख दिया 3a अपॉन 2b बराबर 5d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12ac बराबर 10bd, तो बोलो 12/10 बराबर bd अपॉन ac, और उसी का वैल्यू पूछा bd अपॉन ac का, तो कैंसिल होगा यहां 2 से, तब bd अपॉन ac इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो 6/5, 6/5, इसमें टिक लगा देना 6/5 कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके। ये तो अलजेब्रिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है, तो उसका वैल्यू बताना है। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है, तो यहां ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसी को यूज करना। अब इससे डिवाइड कर दो, तो दो ठो पोलिनोमियल को डिवाइड करने आता होगा तुम लोगों को। पहले एक्स स्क्वायर से, तो यहां हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये हो गया फिर x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस x से फिर लगा दो, डिवाइड कर दो, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहां हो गया x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। क्लियर बच्चों? अब डिवीजन एल्गोरिथम जानता होगा कि यहां से डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो यहां से वैल्यू वहां पुट कर दो, मतलब x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस में ये लिख देना। फिर अब देख लो फर्स्ट में इसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का 0, तो यहाँ 0 लिख दोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो बचा ये। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू निकाल लोगे, ये हो जाएगा 0 और माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो माइनस 5 होगा। बस इसके बदले 0 पुट कर दिए तो 0 इंटू कुछ भी 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मान कितना, तो माइनस 2, अब माइनस 3 पहले से है यहाँ पर, यानी आंसर कितना आ गया, तो माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन, देख लो बच्चों, तुम लोग इसको अपने से थोड़ा ट्राई करो, बनाओ, सॉल्व करो, ठीक। इंटीग्रेशन ये तुम लोगों को सब फॉर्मूला मालूम होगा, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx, इसका आंसर कितना होता है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना। तो माइनस π/2 इंटू log 2, साइन कॉस रहेगा तब ये, और 10 कोट रहेगा तब 0,
log 10x dx या log cot x dx, ये दोनों रहेगा तब आंसर कितना, तो 0। मतलब किस में टिक लगा दोगे, तो 0 में। ये सब डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि sin x dx रहेगा 0 से π/2, log sin x या log cos x, तो आंसर कितना, तो -π/2 log 2, और 10x cot x रहेगा तब आंसर कितना, तो 0, और sec का cosec रहेगा तब +π/2। ये भी लिख देते हैं 0 से π/2 log sec x dx और 0 से π/2 log cosec x dx, ये सब रहेगा तब आंसर π/2 log 2, यही आंसर होगा। तो यही आपका सॉल्व हो गया टोटल क्वेश्चन। देख लो बच्चों, और ये इस क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करो, और इससे जरूर आपको आगामी एग्जाम जो नेवी एसएसआर का फेज 2 का एग्जाम है उसमें जरूर फायदा मिलेगा। अब मैथ्स के बाद तुम लोगों को फिजिक्स का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जो कि आप लोगों के टीचर डीके सर उसको आके सॉल्व करेंगे, और इसी ढंग से अभी लगातार प्रत्येक दिन तुम लोगों को इसी चैनल पर हर दिन ये नेवी एसएसआर के लिए जो भी फेज 2 का एग्जाम हो रहा है, हर दिन अभी एक सप्ताह लगातार तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा। ये आप लोगों को आगामी एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएगा। आप लोग आगामी एग्जाम को देखते हुए इसको जरूर देखिए और इससे अपना प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आपको 25 क्वेश्चन मैथ से, फिजिक्स से, इंग्लिश से, रीजनिंग से, इस सब से आपको हर दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप लोग आगामी एग्जाम के लिए पूरा तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोग जैसे फेज 1 क्लियर किए फेज 2 भी क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, तुम लोग आगामी एग्जाम का तैयारी मन से करो, खूब मन से प्रैक्टिस करो, ध्यान से पढ़ो सब, ठीक। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।
हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। फिजिक्स का क्लास प्रारंभ होगा, सेट प्रैक्टिस।
फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो करतार में अक्सर जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कराते हैं और इस बार भी जो है उसी सीरीज में ये शामिल है। देखिए इसको देखने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट बनेगा और इसी प्रकार के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे। और नेवी में आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है बायो का दे देगा, कुछ केमिस्ट्री का देता है, फिजिक्स का तो रहता ही है। मैंने लगभग सुनिए ऐसा समझना होगा आपको कि लगभग 20 के आसपास आपका फिजिक्स रहेगा, 2 क्वेश्चन बायो, 3 के क्वेश्चन केमिस्ट्री या 3 क्वेश्चन मैंने अलग दोनों में से एक्सचेंज करता रहता है। तो आप देखेंगे इसको, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, विभवांतर की विमा है, तो कैसे इसको निकालेंगे? आपको ये फार्मूला याद रखना है, W=QV, वर्क डन = चार्ज गुने पोटेंशियल। तो V का यहां से निकाल लीजिए W/Q। सभी बच्चों को वर्क डन का तो याद ही रहता है, ml² T-2, और चार्ज का क्या होता है, AT होता है। आप यहां से कर लीजिए, देखिए क्या होगा, ml² T-3 A-1। देख सकते हैं यहां पर ml² ऊपर जाएगा T-3 और A-1। तो अब देखिए कौन वाला है, देखिए यहां पर 4 नंबर आ जाएगा, ml² T-3 A-1। देखिए ये आपका ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है और इस तरह आप करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां दिया हुआ कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक है। कैलोरी, देखिए ऐसे इसको पकड़ना होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग पकड़ेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। कैलोरी, देखिए कैलोरी माने हीट हो गया, प्रति ग्राम अर्थात मास हो गया, प्रति डिग्री सेल्सियस अर्थात चेंज इन टेम्परेचर हो गया। आप यहां से याद कीजिए एस का फार्मूला होता था कि नहीं, H = ms∆T, H = ms∆T। देखिए यहां से आप पकड़ सकते हैं इसको आराम से, इसको H = ms∆T। तो ये देखिए विशिष्ट ऊष्मा है, ये दूसरा हो गया। देखिए यहां पर तो जस्ट उसी से हम लोग डिराइव कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट चला जाए 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वस्तु का हवा में भार 20 ग्राम है तथा द्रव में इसका 18 ग्राम है, तो पानी में 18 ग्राम हो तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज 20 ग्राम। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कितना इसका लॉस है लिक्विड में। लिक्विड में लॉस देखिए इसका कितना है, तो आपका 20 और 18.2 है यहां पर, तो ये हो गया आपका 0.9। और हवा में कितना है इसका 18 ग्राम। हवा में इसका कितना, हवा में इसका 20 है। देखिए यहां पर 20, एक वस्तु का हवा में भार 20 है, तो यहां पर देख सकते हैं हवा में, पानी में इसका कितना है 18 है। देखिए यहां पर 18.2 यहां पर दिया है। यहां तो थोड़ा सा इसको यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 होगा यहां पर। तो ये 2 हो गया आपका। देखिए यहां पर ये थोड़ा सा मिस है, यहां पर 18। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर इज 20। एयर में आपका देखिए दिया हुआ 20, लिक्विड में इतना है। अच्छा लिक्विड में दिया हुआ है, देखिए लिक्विड में ठीक यहां पर दिया हुआ
तो ये हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, लिक्विड में दिया हुआ है, लिक्विड में 20, ये लिक्विड का दिया हुआ है 18.2, तो ये हो जाएगा आपका 1.8 है ना, 1.8, और आपका उसमें हो जाएगा कितना 20 और 18 है वहाँ पर। देखिए इसमें वाटर में दिया हुआ है यहाँ पर, ये होगा आपका 2। तो ध्यान देना है आपको, जब भी अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात होगी, रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे यहाँ पर, आप इसमें ज़्यादा करेक्ट है लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर, तो 1.8 पहले लिक्विड का निकाल लेंगे और फिर वाटर का नीचे हमेशा रखेंगे, ध्यान देना है। हमेशा जो है वाटर का नीचे रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.9, ये आपका 4 नंबर, यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा कर लीजिए अरेंज, ये है 0.9। देखिए हमेशा ये बात ध्यान देना है आपको कंसेप्ट को, कि जब भी रिलेटिव डेंसिटी की बात आएगी तो एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे हमेशा, रिलेटिव डेंसिटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन थोड़ा वहाँ एरर है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड बटा लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ये देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर 4 नंबर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, कराए कि 60 किलोग्राम के स्थिर वस्तु पर, ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर है, और 200 जूल का गतिज कार्य किया जाता है, तो चाल बताना है आपको। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 जूल इज डन ऑन द स्टैटिक ऑब्जेक्ट हैविंग मास 60 kg, देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका हाफ mv² दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 200 जूल, तो ये हो जाएगा हाफ, और m कितना हो गया 60, और v कितना है, v निकालना है आपको, और 200, देखिए यहाँ से आप कर लीजिए 2 से 30, तो v 200/30, ये रूट के अंदर हो जाएगा आपका, 0 से 0 चला जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जब भी अगर काइनेटिक अगर दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, v को इस तरह निकाल लेंगे। यहाँ से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक इस तरह आता है कि काइनेटिक एनर्जी आपको दे देगा और वेलोसिटी पूछा जाएगा, कभी चार्ज का, कभी इलेक्ट्रॉन का, कभी कोई बॉडी का, तो आप निकाल लेंगे ऐसे करके। 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां पर दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है आपका x दिया हुआ है, देखिए यहां पर 88 है, और ये आपका 226 है यहां पर। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट का नाम दिया और अल्फा दिया हुआ है, अल्फा निकल रहा है, इसका मतलब नाभिकीय अभिक्रिया में की परमाणु संख्या है, फाइंड द एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, बस ज्यादा नहीं, इसमें आपको चेंज निकालना है। क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर में। तो देखिए अल्फा अगर कहीं से जाता है माइनस अल्फा, तो ध्यान देना है यहां पर, अगर माइनस अल्फा जाएगा तो क्या जाएगा, He2 चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये कितना घटेगा, 86 हो जाएगा। देखिए 88 माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखिए 86, ये 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहां पर 6 नंबर, कराए कि यदि वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है, जिसे आधार स्थल A से उच्चतम स्थल B पर पहुंचाया जाता है, देखिए यहां A से B तक ले गया उसको, शीर्ष अवस्था में उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो ध्यान देना यहां पर, जो वर्कडन होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिए यहां पर हाइट यहां दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर हाइट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये हाइट देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां निकालना पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्कडन को ही निकाल लेंगे, जो जमा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। देखिए मास दिया गया आपका 30,
और जी का मान प्रोवाइड किया गया यहाँ पर, नीचे में देखिए 10 दिया हुआ है और एच कितना दिया हुआ है, एच का मान आधार से, हालांकि यहाँ पर 10, द फोर्स ऑफ इतना ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेवल ए अपर टू बी विच मास इज 30 किलोग्राम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, mg का मान यहाँ 300 दे दिया है, तो खैर 300 तो यहाँ पर आपका आ रहा है 300, और हाइट इसमें यहाँ पर 3000। देखिए हाइट यहाँ पर 10, थोड़ा सा एरर है यहाँ पर 10 कितना होगा 3000, यहाँ देखिए छोटा सा दिया हुआ है, तो ये 10 मीटर होना चाहिए यहाँ पर 10, तो 3000 जूल हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, mg का मान आप रख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट वेट भी दिया हुआ है बल लगा करके, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को अगर लिफ्ट करेंगे तो कम से कम आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम फोर्स, तो ये देखिए वेट के बराबर होता है। तो लिफ्टिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट mg दिया हो या m इंटू जी कर लेंगे, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3000, यहाँ पर क्या है 10 मीटर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है चित्र में आमीटर का रीडिंग क्या होगा, यह आपको आमीटर का रीडिंग निकालना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ आमीटर इन दिस फिगर। देखिए आमीटर आपका यहां दिया हुआ है और यहां देख सकते हैं, देखिए 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है। तो आमीटर का रीडिंग आपको निकालना है, तो कितना करंट यहां से जाएगा, देखिए 1 है, देखिए इसको आप पहले, ये आपका 1 ओम है और ये आपका 2 ओम है, और देखिए यहां पर कितना है 3 ओम है, 3 ओम है। तो ध्यान देना होगा आपको, कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा इसका, अगर हम करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 1.5। तो देखिए ये आपका पोर्शन हो जाएगा 1.5। तो यहां कनेक्ट कर ले, यहां पर देखिए 1.5 ओम हो गया और ये आपका 2 वोल्ट है। और देखिए आमीटर का भी दिया हुआ है, आमीटर का रीडिंग क्या होगा, टर्मिनल रेजिस्टेंस देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका, ये आपका जो ये है ये 0.5 है। तो हम लोग ले लेंगे टोटल कितना होगा रेजिस्टेंस 1.5 और 0.5 कितना होगा 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा I/V/R, टोटल R आपका हो गया तो 2 वोल्ट सप्लाई यहां से दिया गया है और R कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना होगा 1 एम्पियर, दैट इज द आंसर। देखिए ये जो रीडिंग देगा वो कितना देगा 1 एम्पियर रीडिंग देगा, ध्यान देना है यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी करना होगा R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और एक चीज और ध्यान देंगे यहां पर कि यहां पर जो अमीटर का है उसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, उसको भी ऐड कर लेंगे और उसके बाद करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए ध्यान से यहां पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो सबसे पहले तो जानना होगा B μ0 Ni होता है, B μ0 N/L × I होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो देखिए धारा का अगर परिमाण बढ़ाएगा तो सही होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज और समझना होगा कि अगर इसके अंदर अगर सॉफ्ट आयरन अगर आप डाल देंगे तो फिर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर बीच इंसर्टिंग आयरन रॉड बिटवीन सॉफ्ट, तो यहाँ पर चारों आपका सही हो जाएगा, ऑल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे आप आइएगा तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली का संबंध है। और एक और तरीका आपको समझना होगा कि कोई भी सॉफ्ट आयरन को अगर उसमें ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, हैवी मैग्नेट बन जाता है, तो वहाँ पर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, वहाँ पर ये ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
पराबैंगनी किरणें शुष्क जस्ता के प्लेट पर पड़ती है, प्लेट का आवेश हो जाता है। ध्यान देना यहां पर, पराबैंगनी किरणें शुष्क जस्ता के प्लेट पर पड़ती है तो प्लेट का आवेश हो जाता है। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फॉल्स ऑन अ ड्राई जिंक प्लेस देन चार्ज ऑन प्लेट विल बी। तो ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना होगा। क्या होगा, जिंक क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है वहां पर, अगर जब भी अगर अल्ट्रावायलेट रे को अगर वहां पर करेंगे। क्यों हो जाता है ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर, चूंकि आप यहां पर अगर अल्ट्रावायलेट देंगे हम लोग, अल्ट्रावायलेट, तो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर, इसको आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है तो देखिए, तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको कैसे हुआ पॉजिटिव। तो आप ध्यान देंगे यहां पर हमेशा कि जब भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, फ्यूज तार। देखिए हम लोग का फ्यूज जो है किससे बना होता है, आप देखे होंगे फ्यूज जो है छोटा सा रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का शेप रहता है, ये स्टील का ढक्कन लगा हुआ रहता है यहाँ पर, ये स्टील का ढक्कन लगा हुआ रहता है देखिए यहाँ पर, और इसमें एक वायर रहता है देखिए यहाँ पर। ये आप लोग यूज करते होंगे, आपका इन्वर्टर हो गया उसमें रहता है, या जो कंप्यूटर को जो यूपीएस जो आप रखते हैं उसमें भी रहता है ये। तो ये आपका ग्लास और टीन का बना होता है, टीन जिसको लेड कहते हैं आप, है ना, टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड क्या बना होता है, इसी को ग्लास कहते हैं हम लोग, है ना। ये 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। करा यहां पर कि एंगल का डीप का मान महत्तम होता है। जैसे डीप क्या होता है, आप देखिए पहले इसको, डीप को, यहां डीप को देखेंगे पहले। ये देखिए डीप जो यहां से हम लोग लेते हैं तो करा मैक्सिमम कहां होता है। देखिए यही आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, वहां 0 डिग्री होता है लेमडा का मान, और ये लेमडा बढ़ते चला जाएगा। पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाता है। ध्यान दीजिए यहां पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 12 नंबर देखिए यहां पर, 12 नंबर करा यहां पर कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। कमेंट कीजिए, तो थोड़ा कमेंट कीजिए ना कुछ। जा रही है वीडियो, अगर करेक्ट है देखिए तो। ओ हाँ कीजिए, कौन वाला गबड़ा है बोलिए ना, कमेंट कीजिए। आ रहा है। अच्छा लोड हो जाएगा, पूछिए ना तो। आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा।
अभी तो है 12 को, आधा बचा हुआ है अभी। जाएगा तब न, जा रहा है वहाँ, टाइम बढ़ रहा है। हाँ 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 ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, पानी नीचे। 8वां के बाद 10वां क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा हो आगे, 8वें तक रुक गया, घूम रहा लगता है, नेट प्रॉब्लम है क्या? हाँ? रंजीत को कहती ना, वो कहाँ न पता, आई ना। देखिए यहाँ पर जो डूबा हुआ भाग है उसका दिया हुआ है, तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ बायंसी का क्या होता है फार्मूला। फोर्स ऑफ बायंसी का क्या होगा फार्मूला, देखिए यहाँ पर एफ बी होता है भी डिप्ड, जो डूबा हुआ रहता है, इंटू रो लिक्विड इंटू जी होता है। तो देखिए कितना है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूटन में है तो 50, यहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ा। देखिए एफ बी बराबर, तो डायरेक्ट कर दे 0, मीटर में डायरेक्ट कर ले 0.5, 0.5, 0.5। देखिए ये हो गया आपका v, और किस में डूबा हुआ है, तो पानी में डूबा हुआ है, तो उसका ले लेंगे हम लोग 10 पावर क्यू। जी कितना होगा, 10 ले लिया जाए, या 9.8, 10 लेकर के हम लोग अप्रॉक्स ले लेंगे। एफ बी इक्वल टू होगा, देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, 125, और ये होगा ये, तो देख रहे हैं कितना होगा, लगभग 125, और ये आपका 0, 12,500। देखिए यहाँ पर, तो ये अगर 9 पॉइंट, देखिए यहाँ पर ध्यान देना होगा, अगर 9.8 लेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, देख लीजिए जी का मान हम लोग अप्रॉक्स लेके कर लेंगे, और जस्ट उसके जो नियर है एग्जाम आंसर उसको टिक कर लेंगे, क्योंकि जी का मान 9.8 लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा 12,250। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना होगा, 2 नंबर। नेक्स्ट देखिए यहां पर किसी पिंड के एक समान वेग को दर्शाने के लिए ग्राफ यूज होता है, कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग को दिखाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर v इक्वल टू ds/dt। देखिए आपको समझना होगा, जब भी अगर st का ग्राफ दिया हुआ है तो एक समान वेग का मतलब क्या हुआ कि एंगल, देखिए यहां पर ध्यान देना, यही tan थीटा हो जाता है, और एक समान का मतलब क्या हुआ, थीटा का एक वैल्यू मिलना चाहिए, 1 वैल्यू। तो आप देख सकते हैं एक वैल्यू किस में मिलेगा, यहाँ पर इसमें तो खैर 0 हो जाएगा, देखिए एक वैल्यू इसमें मिल जाएगा। इसमें देखिए हर बार बदल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह अगर टेंजेंट खींचेंगे तो बदल रहा है, इसमें देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर लगातार, लेकिन एक वैल्यू अगर tan थीटा का मिलेगा तो एक समान वेग हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। 14 नंबर देखा जाए, क्रैक पिंड को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे वापस जमीन पर टकराने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए यहां पर जब ऊपर फेंक रहे हैं आप, ऊर्ध्वाधर डायरेक्ट फेंका जा रहा है, डायरेक्ट अगर आप फेंकिएगा ऊपर, फिर नीचे आना है इसको। t बराबर क्या होगा, 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे हम लोग। पिंड को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसे वापस जमीन में टकराने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, और u कितना से फेंका गया, 50, और g का मान यहाँ दिया हुआ है 10, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेकेंड, दैट इज द आंसर। देखिए आप इस तरह इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा है कि 8 किलोग्राम एवं 10 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड पर समान बल कार्यरत है। यदि हल्के पिंड का त्वरण
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। देखिए इसमें ध्यान देना क्या होता है कि आप डायरेक्ट शॉर्ट में तुरंत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हल्का पिंड आपका ये है, हल्का पिंड क्या है 8 है, और ये आपका एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स तो निकाल सकते हैं आप, क्योंकि फोर्स सेम लग रहा है दोनों पर। एम का मान हो गया 8 और ए का मान हो गया आपका 4 है ना, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 चौके 32 हो गया ये न्यूटन। अब कह रहा है यहाँ पर कि दूसरे का, तो भारी का ए निकाल लीजिए, एफ तो ही है बटा एम, बिग वाला करके लिख दीजिए। तो एफ है आपका 32 और ये आपका 10 हो जाएगा, तो कितना होगा 3.2, ये आपका एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा बिग में। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 16 नंबर कराए कि 10 अश्वशक्ति के मोटर को प्रतिदिन 6 घंटे चलाना है। प्रतिदिन हमको कितना चलाना है, 6 घंटा चलाना है। यदि बिजली की दर 1 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन के महीने में मोटर को चलाने का बिल आएगा। अर्थात एक मोटर आप घर में चलाते हो, उसी प्रकार ये 10 HP का मोटर है। ये मोटर भी 10 HP इज रन फॉर 6 days। If electricity rate is 1 rupee per unit, then how much will it cost to run a motor in a month of 30 days? 6 घंटा आप प्रतिदिन चलाते हैं ना, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट निकालना होगा। क्या करना होगा, नंबर ऑफ यूनिट, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ KWH जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ KWH, नंबर ऑफ KWH क्या होगा, वाट कितना है, तो यहाँ पर 10 HP का है, तो 10 हो गया 746, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो ये आपका इतना वाट हो गया। हम जा रहे हैं। और वाट आवर कितना है आपका, 6 घंटा है आपका प्रतिदिन, और महीना में आप ऐसा ऐसा कितने दिन करते हैं, 30 दिन। और नीचे हो गया आपका 1000, और फिर आपका कॉस्ट हो जाएगा 1 रुपया पर यूनिट से गुना कर दीजिएगा, तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 से यहाँ कट गया, और ये होगा आपका 746, और ये हो जाएगा आपका 18 और बाई 10। तो आप देखिए यहाँ पर कौन वाला हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और डिवीजन कर देना है, तो ये आ जाएगा आपको 1342.80। आप करके देख लीजिए, इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप सॉल्यूशन कर लीजिए, जस्ट आ जाएगा। तो देखिए हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग KWH निकाल लेंगे।